चलिए फटाफट से ज्वाइन कीजिए सभी को, गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए ज्यादा नहीं बोल पाएंगे है ना, माउथ सॉर हो चुका है, माउथ में जो छाला पड़ जाता है। तो ऐसी जगह होगा हम जितना बार बोलते हैं ना उतना बार जो है दांत उसमें टच करता है तो बहुत भयानक पेन होती है। टेबलेट लिए हैं फिर भी अगर आप लोग का दिन में क्लास लेना था लेकिन लग नहीं रहा कि ले पाएंगे, फिर भी किसी तरह से ट्राई करते हैं। चलिए सब लोग लाइक वाला बटन दबा दीजिए, दबा दिए। चलिए अभी तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, आप अगर झारखंड पैरामेडिकल के प्ले लिस्ट में जाके देखिएगा, ढेर सारे लेक्चर्स हैं और सबको आप लोग कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो क्लास ले रहे हैं केवल उसी को करना है, ठीक। तो आज हम ज़्यादा किसी का नाम नहीं ले पाएंगे, तो आप लोग ये मत समझना है ना कि सर नहीं नाम ले रहे हैं, तो आज किसी का हम नहीं ले पाएंगे नाम। बस थोड़ा सा आपको टाइम दे देंगे ताकि आप लोग आंसर करो और मैं देख लूँगा, है ना। चलिए आ गए सब लोग, सभी को गुड इवनिंग। क्योंकि जितना बोलेंगे ना उतना ज़्यादा तीत उससे टच होगी, तो इसलिए हम नाम और आप लोग का नहीं बोल पाएंगे, तो आप लोग बस कोऑपरेट करो आज, ठीक ना। चलो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट सूटेड कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के बारे में कल ही हमने बताया था, जब दोनों अपना अपना कैरेक्टर पूरे तरह से फाड़ू तरीका से दिखाता है, तो जो वो जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं या नेक्स्ट जनरेशन बोलिए, उसमें क्या होते हैं कि दोनों का दिखता है, जबकि दिखता किसका, डोमिनेंस का। लेकिन को डोमिनेंस में क्या होता है ना, वाइफ हस्बैंड का एग्जांपल दिए थे ना कि अगर दोनों जॉब कर रहा हो तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे से कम नहीं पड़ेगा, चाहेगा कि हम मतलब कम क्यों रहे, क्योंकि हम भी कमाते हैं और हम भी कमाते हैं, एक दूसरे पर भर भर के बोलेगा, है ना। तो बोथ आर डोमिनेंट, क्या होंगे, दोनों के दोनों डोमिनेट करेंगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़े। हाँ दोनों के दोनों क्या होंगे, प्रभावी होंगे, दोनों के दोनों प्रभावी होंगे। आगे बढ़े। चलिए एग्जाम अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following is an example of polygenic inheritance? Polygenic inheritance मतलब एक चीज के लिए, मान लो कोई भी एक चीज हो, उसके लिए अगर 10 जीन 5 जीन मिल करके अपना अपना इफेक्ट डाल रहा है तो उसको बोलते हैं पॉलीजेनिक, है ना। पॉलीजेनिक, जैसे आई कलर के लिए 1 से 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होता है, वही आपके स्किन के लिए 5 5 10 10 जीन मिलकर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल, ठीक है। क्लियर। तो राइट आंसर आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, स्किन कलर। और हमने स्किन का कलर इन ह्यूमन में बताया, स्किन कलर हो गया। इसके अलावा आपको आई कलर भी ले सकते हैं, आई कलर रहे तो वो भी ले सकते हैं। उसके बाद जो है अगर एनिमल वेट भी ले सकते हैं वैसे, है ना, वेट भी अगर एनिमल में देखेंगे तो, एनिमल में देखे तो लंबाई, उसका लंबाई पर डिपेंड करेगा कौन कितना लंबाई है, ठीक है। प्लस में उनकी जो है हैवीनेस पर भी दिखाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये है फिलहाल जो है इसका मनुष्य के त्वचा का रंग, जो कि क्या होगा आपका पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल होगा। म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट बिटवीन ए पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज नोन एज। होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, ये रहा आपका क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में याद रखना, चार को जो ये आर्म्स होते हैं ना, एक एक तरफ के दो एक जैसा होता है, दूसरे तरफ के एक जैसा होता है। तो ये जो होमोलोगस मतलब साथ में जो आएगा सेम टू सेम। तो इसमें से क्या होता है ना कि आधा यहां से एक दूसरे पर क्रॉस हो जाते हैं, ठीक है।
एक दूसरे पर क्रॉस हो जाते हैं, दैट मीन्स कि अगर ये बनेगा ना, ठीक है, ये देखो क्रोमोसोम के सारे पार्ट्स याद है ना। तो इस पर क्या हुआ कि इसका ये वाला टुकड़ा यहाँ जो मार्किंग किए थे वो वाला टुकड़ा इस पर आ गया और इसका ये वाला टुकड़ा जो है इस पर चला गया। तो इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे पर जो चला जाता है कट करके, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और ये क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंजिंग होता है, जैसे म्यूचुअल शेयरिंग होता है ना कि दोनों के अंडर एस्टिमेट से कि हाँ ये चीज, तो इसी को बोलते हैं हम लोग म्यूचुअल शेयरिंग। ठीक है, और क्रोमोसोम के आप लोग को ये पार्ट का नाम बताना है, होमवर्क ये रहा, ये बीच वाला पार्ट का नाम बताना है। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर। आगे बढ़े। म्यूटेशन क्या होता है, सडनली चेंज जो आता है जीन में उसको म्यूटेशन बोलते हैं, है ना। चलो आगे बढ़े। आप लोग बात करने के वजह अगर आंसर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। सेंटर क्या होगा, सेंटर पे हमने कल ही बताया था ना, सेंटर पे मिल ही लोगे तो कितना देर मिलोगे, 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट। उसके बाद तो अपना काम करना पड़ेगा ना, एग्जाम देना पड़ेगा ना। हमने क्या बनाया, लक्ष्य रखो ना कि काउंसलिंग में मिले, तुम भी सीट लेकर के निकलो मुस्कुराते हुए, वो भी सीट लेकर के मुस्कुराते हुए निकले, और फिर दोनों एक दूसरे से बात करो, हमको ये कोर्स मिला, हमको ये कॉलेज मिला। फिर जो आनंद आएगी वो गजब की रहेगी, और तब जो दोस्ती होगी कभी नहीं टूटेगी। हम बोल रहे हैं ना, अगर पास हो जाओगे, शादी ब्याह भी हो जाएगी, तब भी नहीं टूटेगी, है ना। कभी भी फोन करोगे, अरे याद है, हमेशा के लिए पक्की वाली दोस्ती हो जाएगी। अभी अभी मतलब टाइम वेस्ट करना बेकार है ना। तो अभी क्वेश्चन पे फोकस कर लीजिए ना, आपके लिए ही बोल रहे हैं ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। द को इनहेरिटेंस इज क्लोजली लोकेटेड, चेंज कर लेते हैं। Co-inheritance is closely located genes on the same chromosome is referred as, जब एक ही क्रोमोसोम पर सेम जगह पर जो है जीन लोकेटेड हो, जैसे मान लो यहाँ पर भी, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे। जल्दी से बताओ। ये एक दूसरे से क्या रहेगा, लिंकअप रहेगा ना। जिसका जैसा इसका रहेगा कैरेक्टर, वैसा ही थोड़ा बहुत इसमें भी आ जाएगा। किसके थ्रू, लिंकेज के थ्रू, है ना। तो इसी को लिंकेज नाम दिया गया। क्लियर है, याद रखना। सबका मैं आंसर देख रहा हूँ, बस यही कि सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि जितना बार बोलते हैं उतना चुभता है, समझो, चुभने के बावजूद भी पढ़ा रहे हैं। इसीलिए आप लोग पढ़िए, आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। ए जीन इज ओपरॉन व्हिच फॉर्म्स द रिप्रेशर प्रोटीन। रिप्रेशर प्रोटीन बनाने के लिए कौन सा जीन है, जब रेगुलेटर जीन जो है, रेगुलेटर जीन ही आगे चल करके रिप्रेशर जीन बनता है। ठीक है, और जो कि क्या करता है, ऑपरेट करता है आपके। ठीक है, जो रेगुलेट करता है या ऑपरेट करता है, ऑपरेटर नहीं, ऑपरेटर नाम अलग हो जाएगा, है ना। ऑपरेटर जीन जो है अलग होता है, लेकिन रिप्रेशर जो है होता है वो रेगुलेट करता है। ठीक है, तो रिप्रेशर रेगुलेट करता है। ठीक, आगे बढ़े। नियमक भी इसको बोल सकते हैं, रेगुलेटर बोले तो नियमक। In a DNA strand, the nucleotides are linked together. Nucleotides जो होते हैं, जो ये 3' 5' प्राइम जो होते हैं, वो किससे बाउंडेड होते हैं। तो आपको हमने स्ट्रक्चर बना के बताया था, पी और पेंटोज शुगर के साथ वाला जो स्ट्रक्चर रहता है, एक दूसरे से फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से अटैच रहता है ना, बताए थे ना। 3' 5' प्राइम जो होती है डीएनए की, उसकी बात कर रहे हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फ्लोइंग प्ले ए रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें से कौन प्रोटीन सिंथेसिस में अपना हेल्प करते हैं, रोल अदा करते हैं।
इंट्रोन्स, एक्सोन्स। देखो वो एक्सोन नहीं है, वो एक्सोन जो था वो अथी का था, न्यूरॉन का था, वो एक्सोन नहीं है, ये एक्सोन है ये। ठीक है, तो एक्सोन के बारे में बताइए। ये एक्सोन क्या होते हैं? रीजन होते हैं, जहां जहां पर जीन पाए जाते हैं ना, वो रीजन्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए कैपेबल होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं किस टाइप ऑफ प्रोटीन का फॉर्मेशन करना है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने हर वो चैप्टर से क्वेश्चन करवाया जहां से आने की संभावना है, और आगे 2-3 दिन में भी वो सारे चैप्टर करवा दूंगा जो आने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने कल बोला था कि एवोल्यूशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स से, तो हमने तीनों से लिया, और फिर केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है ना, टेंशन नहीं लेना, केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। इन यूकैरियोट सेल ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए स्प्लिंग एंड स्प्लिसिंग एंड आरएनए कॉपिंग टेक्स प्लेस। देखो, सबसे पहले तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दो टाइप का सेल होता है। प्रोकैरियोट सेल में जो है न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होता है, जो छोटे जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। यूकैरियोट में न्यूक्लियस डेवलप्ड होते हैं, और जब न्यूक्लियस डेवलप्ड होकर के ट्रांसक्रिप्शन आरएनए, स्प्लिसिंग आरएनए, कॉपी ऑफ आरएनए की बात आए तो कहाँ पर होगी? न्यूक्लियस में होगी, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें न्यूक्लियस में ही रहती है। तो चीजों को पकड़िए सबसे पहले। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन आप लोग जानते हैं। स्प्लिसिंग क्या होता है कि जो काम की चीज नहीं है ना, उसको हटा दो यहाँ से। ठीक, और कॉपी तो पता ही है, कैपिंग, वो तो बताने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्ट करें, फास्ट करेंगे तो फिर समझने में दिक्कत होगी ना। थोड़ा सा हिंट दे करके समझा देते, ताकि अगर इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर आए तो आपसे बन जाए, है ना। केवल आंसर बताते चलेंगे और बगल वाला से संबंधित थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आ गया, घुमा के पूछ दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। चलिए देखिए, एनालोगस ऑर्गन, आप लोगों को हमने दो चीजें बताई है, एनालोगस, एनालोगस और होमोलोगस। ठीक है, एनालोगस क्या होता है? ओरिजिन अलग है। ठीक है, एनालोगस में क्या होता है कि ओरिजिन अलग है, बट एक जगह रहते रहते ओरिजिन डिफरेंट। ठीक है, बट एक जगह रहते रहते फंक्शन सेम आ गया है, फंक्शन सेम। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? ओरिजिन डिफरेंट होगा, ओरिजिन सेम होगा, और जो कैरेक्टर आ जाएंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो एनालोगस ऑर्गेन्स अराइज ड्यू टू, अब बताओ ड्यू टू, एनालोगस ऑर्गेन जो होता है किस कारण से होगा? क्योंकि होमोलोगस तो आपको पता है कि कॉमन एंसेस्टर होगा, उसी से होगा। ठीक है, जबकि एनालोगस क्या है? स्ट्रक्चरली सेम होगा। बट उसके जो एंसेस्टर यानी कि जहां से वो आया है वो सेम नहीं होगा। तो बताइए, इसका एनालोगस ऑर्गन अराइज ड्यू टू कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। हमने क्या बताया? जिसके परिवेश में रहेगा, जहां पर रहेगा, उसके जैसा इसका जो है जो फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये एग्जांपल है आपके कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के। ठीक है, आगे बढ़े। जेनेटिक ड्राफ्ट ऑपरेट्स ओनली। जेनेटिक ड्राफ्ट क्या हुआ कि आपने आजकल सुने होंगे कि जीन ऐसा हो रहा है कि अब जो बेबी जो ऑफस्प्रिंग जो आ रही थी एम्ब्रायोनिक स्टेज में ही उसमें जीन डाल दिया जाता है। अगर सचिन तेंदुलकर जैसा चाहिए तो सचिन तेंदुलकर से जीन ले लो, अगर वो तो देंगे नहीं, कितना भी कुछ कर लो, है ना। तो उनसे जीन ले लो। अब जीन क्या, जीन पकड़ के निकाला जाता है? नहीं, सेल्स मिल गया, वहां से जीन मिल जाएंगे। वो जीन क्या करो, उसमें डाल दो एम्ब्रायोनिक स्टेज में, वो हो जाएगा। चाइना जो है इसी पर काम कर रहा है, और चाइना आपको पता है वेरियस चीज पर काम कर चुका है इसमें, चाहे वो गन्ना के उपजाऊ में हो, चाहे रेगिस्तान में जो है पौधा लगाना हो, है ना।
तो इस सब टाइप पर काम कर चुका है चाइना। और जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ही होता है कि जो जिस टाइप का आपको चाहिए ना, उसमें क्या करो, आप वैसा जीन डाल दो, वो वेरिएशन आ जाएगा। चाइना अब क्या कर रहा है, सैनिक में जो है इमोशन वाला जो जीन है उसको हटा करके बिना इमोशन वाला जीन डाल रहा है, जिससे कि उसको आदमी, मनुष्य, जानवर किसी को भी काटने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, कोई इमोशंस नहीं आएगा उसको। अगर 2 गोली मार भी दिया है तो उसके पास इमोशंस नहीं रहेगा कि हमको गोली लगा तो हम भागे या बचे, वो बस मारने का सोचेगा, है ना। तो ये सब होती है। और ये जब होगा तो ये बताओ, क्या लार्ज स्केल पे हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। अगर सचिन तेंदुलकर अपना जीन देते फिरते तब तो पूरा भारत उसके जैसे क्रिकेटर जो बनना चाहता बन जाता। तो लार्ज स्केल पर नहीं हो सकता, स्मॉल स्केल पर या स्मॉलर पॉपुलेशन पर ये चीज संभव है, कर सकते हैं, है ना। लार्ज स्केल पर नहीं कर सकते हैं हम। चलो, अब है द गोल्डन एज ऑफ रेप्टिलिया। गोल्डन एज, रेप्टिलिया का गोल्डन एज जो है वो कौन सा इरा कहलाता है? मेसोजोइक इरा कहलाता है। काल मतलब, इरा मतलब काल। अच्छा, रेप्टिलिया में क्या आता है, एक दो एग्जाम्पल आप लोग बताओगे क्या? अभी नहीं, अभी क्या होगा कि अभी जो है कमेंट, जैसे लाइव क्लास खत्म होगी तो ये हट जाएगा, आप लोग को कमेंट में बतानी है लाइव क्लास खत्म होने के बाद। अब ये तो ठीक है, अब पेलोजोइक एरा कहीं कहीं पर आपको आ जाएगा। तो ये होता है सबसे पुराना वाला था, और इसको एनेसेंट लाइफ कहा जाता है। इस एरा को जो है एनेसेंट ऑफ लाइफ एरा कहा जाता है। लाइफ एरा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यूज एंड डिसयूज थ्योरी प्रपोज बाय। यूज एंड डिसयूज थ्योरी किसने दिया था? फटाफट से बताओ, नहीं बताने वाले को पीटेंगे, बहुत पीटेंगे। यस ऑफ कोर्स, लेमार्क। यूज एंड डिसयूज थ्योरी क्या था, कोई बताओगे? यूज एंड डिसयूज थ्योरी था क्या? देखो, बेसिकली यूज एंड डिसयूज थ्योरी क्या था, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का जो है एंसेस्टर जो है एब्स थे, तो उनका जो है हाथ और पैर दोनों से चलते थे। धीरे धीरे उन्होंने पैर का हाथ का यूज जो है, आगे वाला दोनों पैर का यूज जो है जो है कोई सामान पकड़ने में, तोड़ने में, पेड़ पर चढ़ने में यूज करने लगा, और नीचे वाला 2 पैर पर खड़े होने में यूज करने लगा। तो उसका अगला जो प्रजाति आई, जैसे रामापिथिकस वगैरह आप नाम सुनते होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे जो वेरिएशन आया, तो फिर पूंछ जैसे था, पूंछ का यूज नहीं होने लगा तो पूंछ हट गया, है ना। फिर बाल पूरा शरीर में था, यूज नहीं होने लगा, हट गया, बाल जितना जरूरत है उतना होने लगा। पैर जो है, पहले हाथ पैर दोनों से चलता था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हट गया। तो यूज एंड डिसयूज थ्योरी वही है कि जिसका अगर यूज आप नहीं करते हैं तो आपके आगे आने वाले ऑफस्प्रिंग में या आगे आने वाली प्रजातियों में धीरे धीरे वो चीज खत्म होते जाएगा। और जिसका आप यूज करते हैं, जैसे हाथ पैर का यूज करते हैं, तो आगे आने वाली प्रजातियों में और अच्छी तरह की इसमें डेवलपमेंट आ सकती है ना। तो यही था यूज एंड डिसयूज थ्योरी, जिसने लेमार्क ने दिया था, ठीक है। अब जो है नेचुरल सिलेक्शन, आप लोगों को एक थ्योरी बताना, नेचुरल सिलेक्शन, ये थ्योरी किसने दिया था? जो अडेप्ट कर लेता है एनवायरमेंट को, है ना, बताना है आप लोगों को। चलिए, Which of the following correct H bonding in न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड में H बॉन्डिंग किस में होता है? आपको पता है नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और दूसरा होता है पैरामिडीन, ठीक है। दोनों के डीएनए में अगर हम बात करें तो दोनों में बेसेस होते हैं, ठीक है। और उनके बीच में थायमीन और एडेनोसिन के बीच में हाइड्रोजन वाला डबल बॉन्ड रहता है। फिर आता है आपका ग्वानिन और साइटोसिन, इसके बीच में ट्रिपल वाला हाइड्रोजन बॉन्ड रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका डीएनए का। अगर डीएनए के अलावा हम अगर आरएनए में जाए, आरएनए में तो इस थायमीन की जगह पर आरएनए में इसको हटाकर यूरासिल लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन सा बॉन्ड सही लग रहा है आपको, एटीजीसी, एटीजीसी सही तो है, उसका जीएसी गलत है, जीटीएसी गलत है, ए नंबर ही सही होगा,
है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबको नवरात्र की हार्दिक शुभकामना। आज से तो नवरात्रि भी शुरू है ना। चलो, द नॉन प्रोटोनियस सबस्टांस विथ सर्टेन एंजाइम रिक्वायर फॉर द एक्टिविटी इज कॉल्ड। कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए को एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए को एंजाइम्स होते हैं। वो को एंजाइम आपके प्रोटीनस सबस्टेंस नहीं होते हैं, वो आयंस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका NADH हो गया, NADP हो गया, है ना। ये सब के सब क्या है आपके, ये सब के सब आपके हैं को एंजाइम्स, जो कि एंजाइम एक्टिवेटर्स कहलाते हैं। क्लियर। NADH लिख लो। ओहो, NADH हो गया, उसके बाद हो गया NADPH हो गया, NADPH हो गया, ठीक है। ये सब के सब आपके क्या है, को एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम एक्टिवेटर होते हैं। आगे बढ़े, चलिए। देखो, बार बार इरिटेट करोगे गुस्सा चढ़ जाएगा। प्लीज कमेंट पे आंसर करो, ऐसे मत करो। एंजाइम्स बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ कंपाउंड। अब लास्ट एग्जाम आ गया है, अब क्यों चाहते हैं कि मतलब इरिटेट करवा के हम ऐसा कुछ बात बोले जिससे आपको अच्छा ना लगे, है ना। तो पढ़ाई कीजिए ना। अब दो चार उचक्के ऐसे ही रहेंगे जो आपको परेशान करते रहेंगे, अपने और ध्यान खींचने के लिए करेंगे। तो उसमें काहे पढ़ना, उसको ऐसे ही करना है सब लाइव क्लास में। आप लोग सही से आंसर कीजिए, बस हो गया। नेक्स्ट देखो, एंजाइम्स बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ कंपाउंड। इसमें से कौन से क्लास में एंजाइम यौगिक के किस वर्ग से संबंधित है। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन होते हैं, और प्रोटीन कहाँ से आता है, पॉलीपेप्टाइड से, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड। क्लियर है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान मत दीजिए, अपना काम पर ध्यान दीजिए। अल्फा हेलिक्स रेफर टू, आपको जब हम प्रोटीन बताए थे तो 1 डिग्री प्रोटीन, 2 डिग्री प्रोटीन, 3 डिग्री प्रोटीन, या हमने प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन इस टाइप से बताया था, याद है पेड कोर्स में। सुमित, सवानूर, निकिता, बताओ, बताया हुआ था कि नहीं बताया था जब आपको हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा रहा था। आप लोगों ने बोला था कि सर वो पढ़ा दीजिए, वहां पर बताए थे, याद आया। तो अल्फा हेलिक्स किस में पाया जाएगा बताओ। अल्फा हेलिक्स जो सेकेंडरी 2 डिग्री जो हमारा बन रहा था, जिसको हम सेकेंडरी कहते थे, उसमें ना, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है उसमें अल्फा हेलिक्स बनता है। चलो, माल्टोज ऑफ हाइड्रोलाइसिस गिव्स। माल्टोज हाइड्रोलाइसिस जो है, हाइड्रोलाइसिस अगर होता है तो माल्टोज क्या देता है, माल्टोज जो है ग्लूकोज देता है, अल्फा डी टाइप का ग्लूकोज देता है ना। डी टाइप का ग्लूकोज देता है, ठीक। और अल्फा डी टाइप का ग्लूकोज में कितने ग्लूकोज देते हैं, तो 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज देते हैं, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल डी ग्लूकोज देते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following best is the not which of the following bases is not present in DNA। बेसिस मतलब नाइट्रोजिनस बेसिस, है ना। नाइट्रोजिनस बेसिस में से कौन डीएनए में नहीं पाया जाता है, इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं, तो इसका आंसर तो आप लोग बता ही दीजिएगा, है ना। और जो बच्चे का शिकायत था कि सर आप होमवर्क दे देते हैं, हम लोग नहीं पढ़े हुए आउटसाइडर हैं, तो उनके लिए आज से कोई होमवर्क नहीं रहेगा, आप सब बताते रहेंगे। लेकिन हाँ, जस्ट पीछे क्वेश्चन बताए हैं, थायमिन के जगह पर क्या प्लेस हो रहा था, तो इतना तो बता ही सकते हैं ना। चलो बता ही देते हैं, थायमिन की जगह यूरासिल रहता है ना। डीएनए में नहीं रहता, आरएनए में यूरासिल आ जाता है। क्लियर है। चलो, नैसिन,
नाइसिन इज विटामिन, ये देखो केमिकल नेम हम उस दिन बोले थे कि याद कर लेना सब। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का प्लीज जरूर याद कर लेना, अगर उल्टा पुल्टा करके पूछ दिया फिर दिक्कत हो जाएगा। विटामिन बी1 को क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं ना। थायमिन। और विटामिन बी2 को राइबोफ्लाविन। और विटामिन, हाँ, 3 वाला कहाँ गया? विटामिन बी3 को विटामिन बी4 नहीं होता है ना, बी4 नहीं होता है, बी3 होता है। विटामिन बी3 को नाइसिन बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन बी12 को क्या बोलते हैं? विटामिन बी12 को सबको पता है, कोबलामिन। ठीक है। अब जो बच गया आपका, जैसे कि विटामिन बी2 हो गया, विटामिन बी3 हो, विटामिन बी5 को 5 है तो पेंट, ठीक है, ओथेनोइक एसिड, पेंथेनोइक एसिड बोल देना। पेंटोथेनोइक एसिड, ठीक है। और उसके बाद जो है B6 के लिए पैराडॉक्सिन, B7 के लिए बायोटीन, और B9 के लिए फोलेट, ठीक है। याद रहेगा, 1 से लेकर के 12 तक का सबको लिखा दिए, सब याद कर लीजिएगा प्लीज, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टेबलाइज्ड बाय। हेलिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रोटीन के, वो किसके द्वारा स्टेबलाइज रहते हैं? आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज रहते हैं ना, बताओ। हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज रहते हैं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। Which of the following a amino acid is not optically active? इसमें से कौन जो है ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है? जल्दी से बताइए। कौन सा एक्टिव नहीं है? ग्लाइसिन, बिल्कुल सही। ग्लाइसिन आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव वही होता है जो किसी भी कंपाउंड को जो होते हैं ना प्लेन रोटेट करे हो। अगर पूरी प्लेन रोटेट कर जाता तो उसे हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। जब मेरिज्म आइसोमेरिज्म वगैरह पढ़े होंगे तो वहां पर पढ़ते होंगे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जो है किसका पॉलीमर्स है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा। हेलो रूम, एवरेज से हाँ एवरेज से नीचा। चलिए देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर्स है, सबको पता है। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर्स है? न्यूक्लियोटाइड का ना, ठीक। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, द फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंडेंसेशन हेक्सामिथिलीन डायमंड। इस कंडेंसेशन के द्वारा हमने बताया था ना नाइलॉन 66, और आपके बीएससी नर्सिंग में नाइलॉन 6 आया था, और हमने बोला था कि 66 आएगा, तो उसके बारे में बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल रबर। नेचुरल रबर किसको बोलते हैं? पॉली आइसोप्रीन को। आइसोप्रीन जहां भी टर्म देख लीजिएगा नेचुरल में मार दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए
अगला है ऑफ द फ्लोइंग विच स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स। पॉलीमर्स जो है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स है? तो बेकेलाइट जो है आपका स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स है। ठीक है, तो चलिए सब लोग तैयारी करते रहिए, है ना, और अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे।